आज के इस सेशन की शुरुआत हम एक सवाल के साथ करते हैं कि ऐसे कितने तरीके के मार्केट हैं जहां पे हम आज की तारीख में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है 4, जिसमें सबसे पहला मार्केट है वो है हमारा इक्विटी मार्केट, जो कि अपने आप में 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला सेगमेंट जिसे कैश या स्पॉट मार्केट बोला जाता है, दूसरा फ्यूचर्स और तीसरा ऑप्शंस। याद रखना, फ्यूचर एंड ऑप्शन को कलेक्टिवली एफएनओ या फिर डेरिवेटिव्स भी बोला जाता है। इक्विटी के बाद सेकंड मार्केट है वो होता है हमारा कमोडिटी मार्केट, जो कि अपने आप में 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है कमोडिटी, दूसरा है एग्री कमोडिटी। आपने सुना होगा सोने चांदी में भी ट्रेडिंग होती है, वो ट्रेडिंग होती है कमोडिटी में। इसके अलावा एग्रीकल्चर कमोडिटीज पे भी ट्रेडिंग होती है, जैसे चना, ग्वारगम, मेंथा ऑयल, कॉटन, कपास, उसके बाद जैसे सोया रिफाइंड, सोयाबीन, ये जितने भी एग्रीकल्चर कमोडिटी है वो एग्री कमोडिटी सेगमेंट में ट्रेड करते हैं। इसके बाद एक आ जाता है क्रिप्टो और दूसरा होता है फॉरेक्स। तो टोटल 4 तरीके के मार्केट है जहां पे हम आज की तारीख में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, जिसमें से इक्विटी मार्केट जो है वो रोज सुबह हमारा 9:15 पे ओपन होता है और 3:30 बजे बंद हो जाता है। इक्विटी मार्केट 2 तरीके के एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए, जो है एनएससी और बीएससी। रही बात कमोडिटी मार्केट की, तो ये जो कमोडिटी मार्केट है, कमोडिटी और एग्री कमोडिटी, इन दोनों की ओपनिंग टाइम तो एक है बट क्लोजिंग टाइम अलग अलग है और एक्सचेंजेस भी अलग है। जैसे कमोडिटी की मार्केट की बात करें तो ये रोज सुबह 9 बजे खुलता है, रात में 11:30 या 11:55 पे बंद होता है। अब ओपनिंग टाइम 1 बट क्लोजिंग टाइम 2, क्यों? क्योंकि ये जो कमोडिटी मार्केट है इसको वर्ल्ड मार्केट के साथ पैरिटी बिठाने के लिए हर 6 महीने में इसकी क्लोजिंग टाइम चेंज हो जाती है। बेसिकली 6-6 महीने के 2 सेशन होते हैं, एक को विंटर सेशन बोला जाता है, एक को समर सेशन। तो ये जो 11:55 वाली टाइमिंग है ये होती है आपकी विंटर सेशन की और ये होती है समर सेशन की। अच्छा, कमोडिटी मार्केट MCX नाम के एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। MCX की फुल फॉर्म है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। रही बात एग्री कमोडिटी की, तो एग्री कमोडिटी सुबह 9 बजे स्टार्ट होता है और शाम के 5 बजे बंद हो जाता है। रही बात एक्सचेंज की, तो NCDEX नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज के नाम से इसका एक्सचेंज है। अगर आप देखेंगे ये इक्विटी, कमोडिटी, एग्री कमोडिटी, ये सारे मार्केट हमारी इंडिया के अंदर ही चलते हैं और इंडिया की गवर्नमेंट के तहत रेगुलेट होते हैं। बट रही बात क्रिप्टो और फॉरेक्स की, ये इंटरनेशनल मार्केट है, जिसमें से क्रिप्टो तो 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल रहता है ट्रेडिंग के लिए, और फॉरेक्स जो है वो कहते तो 24/7 है, बट फॉरेक्स मार्केट आपका सैटरडे नाइट में बंद हो जाता है और मंडे अर्ली इन द मॉर्निंग में वापस से ओपन होता है। तो इस तरीके से 4 अलग अलग मार्केट है हमारे पास जहां पे हम आज की तारीख में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। और इस आज के सेशन में हम इक्विटी मार्केट से हमारी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और एक एक करके हम सारे मार्केट को डिटेल में पढ़ते हुए फॉरेक्स और क्रिप्टो तक पहुंचेंगे। तो आज हम इक्विटी मार्केट से हमारा ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, इक्विटी मार्केट और इक्विटी में भी हम पढ़ने वाले हैं आज कैश और स्पॉट सेगमेंट। यहां पे हम सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज कवर करते हैं, जिसमें सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है जो कि होती है बिड एंड आस्क। बिड एंड आस्क, बिड का मतलब होता है बाइंग प्राइस और आस्क का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। देखिए, बेसिकली कोई भी शेयर है, जैसे XYZ करके कोई शेयर है, उसकी बिड और आस्क दी गई है। बिड है 200, आस्क है 201। अब अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं कि आप अगर XYZ की बिड और आस्क देखेंगे, यानी बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस देखेंगे, इसको देखने के बाद अगर आपको ये शेयर खरीदना है तो किस प्राइस पे खरीदना है? मेजरली लोगों के दिमाग में आएगा 200 रुपए, बट इसका सही जवाब है 201।
क्योंकि आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग का। देखो, हर बायर को एक सेलर की जरूरत पड़ती है और हर सेलर को बायर की जरूरत पड़ती है, राइट। अच्छा, यहां पे आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। शेयर मार्केट में दो तरीके के लोग हैं, एक जो शेयर को खरीदना चाहते हैं जिनको बोला जाता है बायर, एक जो शेयर को बेचना चाहते हैं जिनको बोला जाता है सेलर। बायर को सेलर के पास जाना पड़ता है और सेलर को बायर के पास जाना पड़ता है ना। बिना बायर सेलर के कंट्रीब्यूशन के कोई भी ट्रेड नहीं हो सकता। तो अगर हम यहां देखें तो बेसिकली शेयर मार्केट में बायर्स की लाइन अलग लगती है, सेलर की लाइन अलग लगती है। अब लाइन लगने का हिसाब क्या है? बायर की लाइन में सबसे आगे वो रहेगा जो सबसे ऊंचे दाम पे खरीदने को तैयार है। सेलर की लाइन का जो नियम है वो ये है कि सेलर की लाइन में वो सबसे आगे रहेगा जो सबसे सस्ते में बेचने को तैयार है। तो अगर मैं इस XYZ के बिड और आस्क को थोड़ा ब्रीफली डिफाइन करूं तो ये इस तरीके से दिखना चाहिए। बायर की लाइन इस तरीके से दिखेगी जैसे 198, 199 और 200। सेलर की लाइन 203, 202 और 201। बेसिकली हमें बिड और आस्क में जो दिखते हैं वो होते हैं बेस्ट बायर और बेस्ट सेलर। बेस्ट बायर जो सबसे ऊंचे दाम पे खरीदने को तैयार है, बेस्ट सेलर जो सबसे सस्ते दाम पे बेचने को तैयार है। अब यहां पे अगर हम इसको थोड़ा और डिफाइन वे में समझे तो मान लेते हैं कोई मिस्टर एक्स है जो 200 रुपए पे 100 शेयर खरीदने के लिए तैयार है। याद रखना, ये जो लाइन है ये बायर्स की लाइन होती है, मतलब ये ऐसे लोग हैं जो शेयर को खरीदना चाहते हैं। इधर ये है सेलर्स की लाइन, मतलब ये ऐसे लोग हैं जो शेयर को सेल करना चाहते हैं। तो यहां पे मैंने बोला ये है मिस्टर वाई जो 100 शेयर बेचना चाहते हैं। अब वापस से वही सवाल देखो, मिस्टर एक्स क्या चाह रहे हैं कि वो 200 रुपए पे 100 शेयर खरीद ले। मिस्टर वाई क्या चाह रहे हैं कि वो 100 शेयर 201 पे बेच दे। क्या लगता है मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में कोई सौदा या ट्रेड होगा? नहीं, क्योंकि कोई भी ट्रेड होने के लिए एक म्यूचुअल प्राइस का होना बहुत जरूरी है। अब बीइंग अ ट्रेडर, अगर मेरे सामने ये सिचुएशन है और मुझे सामने से शेयर खरीदना है तो मैं आऊंगा 201 पे बायर बन के। अब मान लेते हैं मैंने 201 पे 50 शेयर का ऑर्डर लगाया। अब बायर की लाइन का हिसाब क्या था कि जो सबसे ऊंचे दाम पे खरीदने को तैयार है वो लाइन में सबसे आगे आएगा। आप देखिए सबसे ऊंचा दाम मैंने लगाया, यानी मैं लाइन में सबसे आगे आ गया। अब जैसे ही मैं लाइन में आया, देखिए मिस्टर एक्स 200 पे खरीद रहे थे, मिस्टर वाई 201 पे बेच रहे थे, तो ट्रेड नहीं हो रहा था। बट जैसे ही मैं 201 पे बायर बन के आया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मेरा ट्रेड हो जाएगा। और जैसे ही मेरा ट्रेड होगा मैं लाइन में से हट जाऊंगा। और लाइन का नियम क्या बोलता है? अगर आगे वाला व्यक्ति हट गया तो उसके पीछे वाले को सबसे आगे काउंट किया जाता है। तो वापस से टॉप बायर कौन बन जाएगा? मिस्टर एक्स, जो कि 200 रुपए के भाव पे 100 शेयर खरीदना चाहते हैं। और मिस्टर वाई के पास अब रह जाएंगे 50 शेयर, क्योंकि इनके 50 शेयर तो मैं खरीद के जा चुका हूं। अब हमेशा एक चीज याद रखना कि कभी भी शेयर मार्केट में किसी भी शेयर की 3 प्राइसेस होती हैं। पहली बाइंग प्राइस, यानी जिसमें बेस्ट बायर खड़ा है। दूसरी सेलिंग प्राइस, मतलब जिसमें बेस्ट सेलर खड़ा है। और तीसरी प्राइस होती है जिसे हम बोलते हैं करंट मार्केट प्राइस या लास्ट ट्रेड प्राइस। और ये वो प्राइस होती है जिसपे आखिरी सौदा कंप्लीट हुआ होता है। ठीक है, तो हमारी पहली टर्मिनोलॉजी थी बिड एंड आस्क, जहां पे हमने ये समझा बेस्ट बायर कौन होता है, बेस्ट सेलर कौन होता है, और करंट मार्केट प्राइस और लास्ट ट्रेड प्राइस का क्या मतलब होता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड टर्मिनोलॉजी है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है गाइस नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर, जैसे अगर मैंने आपको बताया कि यार मेरे पास इन्फोसिस की 1000 क्वांटिटी है, इट मींस मेरे पास इन्फोसिस के 1000 शेयर है। ठीक है, तीसरी टर्मिनोलॉजी वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड इन अ टाइम फ्रेम। ट्रेडेड इन अ टाइम फ्रेम मतलब एक समय के अंतराल में जितने भी शेयर ट्रेड हो रहे हैं, अगर हम उनका सम अप कर ले तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? वॉल्यूम, है ना। अब मार्केट में एक र्यूमर है
यार ये बाइंग वॉल्यूम है या सेलिंग वॉल्यूम, ऐसा करके लोग बोलते हैं, बट दैट इज जस्ट अ रूमर, दैट इज जस्ट अ मिथ। हमेशा याद रखना बाइंग वॉल्यूम या सेलिंग वॉल्यूम जैसा कुछ नहीं होता, वॉल्यूम शुड बी कंसिडर्ड एज अ वॉल्यूम ओनली। अब हमेशा याद रखना जब भी एक भी वॉल्यूम जनरेट होगा तो उसके पीछे इक्वल बायर और इक्वल सेलर का राइट होता है। आप एक चीज समझो, अगर मैंने कोई शेयर खरीदा तो किसी ने बेचा भी तो होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि दो वॉल्यूम हो गए, अगर मैंने एक शेयर खरीदा तो उन्होंने एक शेयर बेचा, इस केस में वॉल्यूम एक ही जनरेट होगा। एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लो मैंने किसी व्यक्ति से भैंस खरीदी, उसने वो भैंस बेची, तो कितनी भैंस पे ट्रेड हुआ? एक भैंस पे ट्रेड हुआ। ऐसे ही वॉल्यूम भी एक ही जनरेट होगा। अगर मैं किसी से 100 शेयर खरीदता हूं और सामने वाला 100 शेयर बेचता है तो वॉल्यूम 200 का जनरेट नहीं, सिर्फ 100 का जनरेट होगा। ठीक है, इसके बाद अगली जो टर्मिनोलॉजी है वो है टर्नओवर। टर्नओवर क्या होता है? सरल भाषा में समझाऊं तो खरीदी प्लस बिक्री, मतलब जितनी वैल्यू के शेयर आपने खरीदे हैं उसमें आप जोड़ दो जितनी वैल्यू के शेयर आपने बेचे हैं, तो आपका टर्नओवर निकल के आ जाएगा। देखो फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं XYZ करके कोई शेयर है 500 रुपए का, उसकी हमें 1000 क्वांटिटी चाहिए। क्वांटिटी का मतलब नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो हम बाइंग वैल्यू कैसे निकालेंगे? बाइंग वैल्यू निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा शेयर के भाव को उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई, विच विल बी 5 लाख, मतलब 5 लाख के रुपए वैल्यू के शेयर हमने खरीदे। ठीक है, अगर मान लेते हैं मैं इनको बेच देता हूं 550 में, तो 5,50,000 के शेयर मैंने बेचे। अब अगर मैं बाइंग वैल्यू और सेलिंग वैल्यू को ऐड कर दूं तो मेरे पास फिगर आएगा 10,50,000 का, और इसी को बोला जाता है टर्नओवर। और बीइंग अ ट्रेडर हमें हमेशा एक नजर हमारे टर्नओवर पे रखनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई भी ट्रेड करते हैं देयर आर सर्टेन चार्जेस जो हम हमारे ब्रोकर को पे करते हैं। अब जब चार्जेस की बात हो ही रही है तो क्यों ना हम इसको भी डिटेल में पढ़ लें कि कितने तरीके के ट्रेडिंग चार्जेस हैं जो हम पे करते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग चार्ज में सबसे पहला चार्ज आता है ब्रोकरेज, जो कि डेफिनेटली हम किसको पे करते हैं? ब्रोकर को। अब जैसे बैंक टू बैंक सर्विस और चार्जेस अलग हो सकते हैं, ऐसे ही ब्रोकर टू ब्रोकर भी सर्विस और चार्जेस अलग हो सकते हैं। बट एक बहुत ही पॉपुलर ब्रोकरेज प्लान चलता है आज की तारीख में, जिसे हम बोलते हैं डिस्काउंट ब्रोकरेज प्लान, जो कि होता है 20 रुपए पर ट्रेड। आप जितने भी ट्रेड करोगे पर ट्रेड आपके 20 रुपए लगेंगे। ठीक है, अच्छा सेकेंड जो चार्ज लगता है वो लगता है हमारा GST, विच इज 18%। और GST किसके पास जाती है? अल्टीमेटली ब्रोकर पे कर देता है वो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, तीसरा जो चार्ज है ये है सेबी चार्जेस। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये किसके पास जाएगा? सेबी। अच्छा सेबी है कौन? सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये हमारे मार्केट का रेगुलेटर है जो 1992 में एग्जिस्टेंस में आया। एक्चुअली 1992 से पहले भी था बट नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी था, उसके पास पावर्स नहीं थी। 1992 में जब हर्षद मेहता का स्कैम हुआ तब हमारी सरकार को लगा देयर मस्ट बी अ यूनिफाइड बॉडी जो बिना किसी के प्रेशर में आके हमारे फाइनेंशियल यानी कैपिटल मार्केट को गवर्न कर सके। तब पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ और उसके तहत सेबी को पावर मिली, तब से सेबी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो सेबी चार्जेस अल्टीमेटली किसके पास जाते हैं? सेबी के पास जाते हैं। उसके बाद एक चार्जेस होते हैं जिनको बोलते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये भी सेबी के पास जाते हैं। आप देखेंगे कि सबका हिस्सा बटा हुआ है। अगर हम 1 रुपए का भी ट्रेड करते हैं ना तो सभी तरीके के चार्जेस कटते हैं हमारे। अच्छा, इसके बाद एक चार्ज होता है जिसको हम बोलते हैं टर्नओवर चार्जेस, और ये जो टर्नओवर चार्जेस जाते हैं ये जाते हैं पर्टिकुलर एक्सचेंज के पास। अगर आप कमोडिटी में ट्रेड करोगे तो MCX के पास जाएंगे, इक्विटी में NSE पे ट्रेड करोगे तो NSE लेगा, BSE पे करोगे तो BSE लेगा। ठीक है, इसके बाद एक और चार्ज है जिसको हम बोलते हैं स्टैंप ड्यूटी, और ये जाती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट को। एक और चार्ज है जिसको इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में डालते हैं, और ये जाता है हमारे एक्सचेंज को।
देखा जाए तो जब भी हम कोई भी ट्रेड करते हैं, देयर आर 7 डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेस जो हम हमारे ब्रोकर के थ्रू अलग अलग एंटिटीज को पे करते हैं। अब इन चार्जेस में से ये जो 2 चार्ज हैं, 1 और 2, ये तो फिक्स है, बट ये जो बाकी के चार्जेस हैं मेजरली ये 4, कौन कौन से? सेबी चार्जेस, एसटीटी, टर्नओवर चार्जेस और स्टैम्प ड्यूटी। गाइस ये कैलकुलेट होते हैं टर्नओवर पे। हमारा टर्नओवर जितना ही ज्यादा होगा उतने ही ये चार्जेस लगेंगे। आप में से बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस ट्रेडर हो गए, उन्होंने कभी ना कभी ये फील किया होगा कि यार मैंने जब ट्रेड ज्यादा कर लिए तो शाम को पता चला यार ब्रोकरेज और चार्जेस ही ज्यादा कट गए। वो इसलिए होता है क्योंकि हम टर्नओवर ज्यादा कर देते हैं और टर्नओवर ज्यादा होने के कारण हमारे ये जो टैक्सेस हैं, ये वाले जो चार्जेस हैं, ये भी ज्यादा लगते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके बाद टर्नओवर समझ में आ गया होगा। टर्नओवर का मतलब है खरीदी प्लस बिक्री, यानी बाइंग वैल्यू में जब हम सेलिंग वैल्यू को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास टर्नओवर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूं तो ट्रेडिंग 2 तरीके के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग की जाती है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इंट्राडे। इंट्राडे को बहुत सारे ब्रोकर MIS भी बोलते हैं, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। इंट्राडे का मतलब है विद इन अ डे, एक दिन के अंतर्गत। ठीक है, अब 2 तरीके के कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान से समझो। पहला, मान लेते हैं मैंने ये मार्कर 10 रुपए में खरीदा, आपको 20 रुपए में बेच दिया, मुझे कितने का फायदा होगा? 10 रुपए का। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है लॉन्ग। लॉन्ग बोला जाता है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे? सबसे पहले हमने क्या किया, खरीदा, बाद में उसको बेच दिया। अच्छा, क्रेडिट और डेबिट तो समझ में आता होगा। क्रेडिट मतलब आना, डेबिट मतलब जाना। अब शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, अगर मैं कोई शेयर खरीदूंगा तो मेरे पास वो शेयर क्रेडिट होने चाहिए। तो जब मैंने शेयर खरीदे तो मान लेते हैं 10 शेयर क्रेडिट हो गए, और जब मैंने बेचे तो 10 शेयर डेबिट हो गए। अच्छा, नेट क्वांटिटी कितनी हो गई? 0। नेट क्वांटिटी 0 करने को बोला जाता है स्क्वायर ऑफ। क्या बोला जाता है? स्क्वायर ऑफ। एक कॉन्सेप्ट होता है लॉन्ग, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट होता है, मान लेते हैं ये मार्कर मेरे पास नहीं है, आई डोंट हैव दिस मार्कर, ठीक है, बट मैंने ये मार्कर आपको बेच दिया। कितने रुपए में? 20 रुपए में। बट एक शर्त है कि ये मार्कर मैं आपको 3:30 बजे के पहले लाके दूंगा। अब मैंने आपको ये मार्कर बेच दिया, बट डिलीवरी कब है? 3:30 बजे से पहले। मैं गया मार्केट में और मार्केट में ये मार्कर मुझे 10 रुपए का मिल गया, मैं फटाक से लेके आया और मैंने आपको ये हैंड ओवर कर दिया। मुझे कितने का फायदा हुआ? फिर से 10 रुपए का। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है शॉर्ट सेलिंग या शॉर्ट, जिसमें सबसे पहले हम शेयर को क्या कर देते हैं? सेल कर देते हैं, तो ये डेबिट हो गए। बाद में क्या कर लेते हैं? बाय, तो ये क्रेडिट हो गए। और नेट क्वांटिटी क्या हो गई? 0। नेट क्वांटिटी 0 करने को क्या बोला जाता है? स्क्वायर ऑफ। तो इंट्राडे में 2 तरीके से ट्रेड किए जा सकते हैं, एक होता है लॉन्ग और एक होता है शॉर्ट। थोड़ा सा और समझो, देखो मान लेते हैं कोई शेयर 100 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, मुझे लग रहा है ये 120 तक जा सकता है, तो मैं 100 रुपए पे क्या करूंगा? इसको बाय कर लूंगा। 120 पे क्या कर दूंगा? सेल कर दूंगा। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? लॉन्ग। तो लॉन्ग कब किया जाता है? जब हमें लगता है कि शेयर का भाव बढ़ेगा। ऐसे ही मान लेते हैं कोई शेयर है जो 120 पे चल रहा है, मुझे लग रहा है 100 रुपए तक आ सकता है, तो मैं 120 पे क्या कर दूंगा? उसको सेल। 100 रुपए पे क्या कर लूंगा? बाय। तो यहां पे मैंने क्या किया? शॉर्ट सेलिंग की। तो शॉर्ट सेलिंग का इस्तेमाल कब करते हैं इंट्राडे में? जब हमें लगता है कि शेयर का भाव गिरेगा। तो ये तो हुआ इंट्राडे का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं डिलीवरी। डिलीवरी को बहुत सारे ब्रोकर CNC भी बोलते हैं। CNC का मतलब होता है कैश एंड कैरी। जैसे इंट्राडे में MIS का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे ही बहुत सारे ब्रोकर डिलीवरी को CNC भी बोलते हैं, यानी कैश एंड कैरी। अच्छा, डिलीवरी में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट चलता है, क्या है? अच्छा, डिलीवरी का मतलब क्या है? डिलीवरी का मतलब है मोर देन 1 डे। जैसे इंट्राडे का मतलब था विद इन अ डे, यानी एक दिन के अंतर्गत, ऐसे ही एक दिन से ज्यादा मतलब डिलीवरी। देखिए क्या होता है, जब भी हम कोई भी ऑर्डर प्लेस करने के लिए जाएंगे ना, तो सबसे पहले ब्रोकर हमसे सिर्फ एक ही सवाल पूछता है कि आप ये शेयर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हो या डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हो। अगर आप एक ही दिन के अंतर्गत उस ट्रेड को खत्म कर देंगे तो आपको इंट्राडे सेलेक्ट करना पड़ता है, बट अगर आप एक दिन से ज्यादा रखना चाह रहे हैं तो वो ट्रेड आपका जाएगा डिलीवरी टाइप ऑफ ट्रेड में, ठीक है। अच्छा, डिलीवरी पे हम सिर्फ
लॉन्ग कर सकते हैं, मतलब बाय करके शेयर को रख सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग अलाउड नहीं होती है। याद रखना ये बात, डिलीवरी बेसिस में शॉर्ट सेलिंग अलाउड नहीं होती है, सिर्फ इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, डिलीवरी बेसिस पे शॉर्ट सेलिंग अलाउड नहीं होती। ठीक है, अच्छा, तो दो तरीके से ट्रेडिंग होती है, एक होती है इंट्राडे और एक होती है डिलीवरी। इंट्राडे में लॉन्ग भी कर सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं, बट डिलीवरी में सिर्फ लॉन्ग कर सकते हैं। अब सिंपल सा सवाल, अगर मुझे कोई शेयर 2 दिन के लिए लेना है तो मैं इंट्राडे लूंगा कि डिलीवरी। अगर मेरे को 2 साल के लिए लेना है तो डिलीवरी, 20 साल के लिए लेना है तो डिलीवरी। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब है, एक दिन से ज्यादा मतलब डिलीवरी टाइप ऑफ ऑर्डर लगेगा। ठीक है, इसके बाद अगली टर्मिनोलॉजी देखो, अगर मैं एनएससी और बीएससी की बात करूं तो एनएससी बीएससी पे तकरीबन, जैसे एनएससी की बात करूं तो 2300 के अराउंड कंपनियां हैं, बीएससी की अगर मैं बात करता हूं तो बीएससी पे 4500 कंपनियां हैं। अच्छा, बीएससी पे कंपनी क्यों ज्यादा है? क्योंकि बीएससी 1875 में आया था, एनएससी 1992 में आया था, यानी हर्षद मेहता के स्कैम के बाद। हर्षद मेहता के स्कैम के बाद 2 नए मार्केट में एंट्री हुई थी 2 लोगों की, एक था सेबी, दूसरा था एनएससी, है ना। तो एनएससी लेटेस्ट है, इसीलिए उसमें नंबर ऑफ कंपनी जो रजिस्टर्ड है वो अभी कम है। अच्छा, अगर मैं बीएससी पे 4500 बोल रहा हूं, एनएससी पे 2500 बोल रहा हूं, कॉमन कंपनियां भी होंगी, अगर मैं कॉमन कंपनियां भी कर लूं काउंट तो 4000 के अराउंड कंपनियों का मोटा मोटा हिसाब पकड़ते हैं। क्या आपके लिए ये पॉसिबल है कि आप इन 4000 कंपनियों पे एक साथ नजर रख के ये जज कर पाओ कि आज आपका मार्केट ओवरऑल ऊपर है या नीचे है? प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो यहां पे एंट्री हुई मार्केट में इंडेक्स की, इंडेक्स बोल लो, इंडाइसिस बोल लो, सेम थिंग है ना। जैसे बुक के आगे इंडेक्स होते हैं या लिस्ट ऑफ कंटेंट होता है, हम उस कोई भी बुक लेते हैं तो लिस्ट ऑफ कंटेंट या इंडेक्स देख के ये अंदाजा लगा लेते हैं ना कि इस बुक के अंदर क्या क्या सिलेबस कवर्ड है। ऐसे ही शेयर मार्केट में इंडेक्सेस लॉन्च किए गए, और ये जो इंडेक्सेस लॉन्च किए गए, इसके लिए क्या किया गया कि हमारी इकोनॉमी में जो मेजर जो 24 के अराउंड जो सेक्टर है, जैसे फार्मा है, रेलवे है, टेलीकम्युनिकेशन है, मेटल है, ऑटोमोबाइल है, फाइनेंस है, ये ऐसे जितनी भी सेक्टर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनको मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट तैयार की गई। कैसे? देखो, किसके अकॉर्डिंग किया गया? मार्केट कैप, मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो क्या किया गया, जिस कंपनी का मार्केट कैप ज्यादा है उसको रखा टॉप पे, फिर जिसका कम है उसके नीचे, मतलब ऐसे घटते क्रम में एक पूरी लिस्ट बनाई गई। ठीक है, अच्छा, एनएससी वालों ने क्या किया? एनएससी वालों ने उस लिस्ट में से 50 कंपनियां उठाई और उसको मर्ज करके एक इंडेक्स बना दिया, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? निफ्टी 50। अच्छा, निफ्टी 50 क्यों बोलते हैं? क्योंकि निफ्टी के अंदर 50 कंपनियां। ऐसी बीएससी वालों ने क्या किया, यहां से 30 कंपनियां उठाई और उनको मर्ज करके एक इंडेक्स बना दिया, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? सेंसेक्स। तो ये जो सेंसेक्स और निफ्टी है, ये बेसिकली ब्रॉड इंडाइसेस या ब्रॉड इंडेक्स कहलाते हैं, क्योंकि इनसे हमें मार्केट के ओवरऑल परफॉर्मेंस का अंदाजा लगता है कि ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अच्छा, हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करी। बेसिकली मार्केट कैप होता क्या है? मार्केट कैप को निकालने का फॉर्मूला है, कंपनी के शेयर के प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स है। अब शेयर्स तो पता ही, आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या होते हैं? बेसिकली कोई भी कंपनी आउटस्टैंडिंग शेयर उन शेयर्स को काउंट करती है जो शेयर्स वो पब्लिक को दे चुकी होती है, मतलब इसके अंदर प्रोमोटर की हिस्सेदारी काउंट नहीं होती है। तो अगर आप मार्केट कैप को देखें तो मार्केट कैप मेरे हिसाब से उस हिस्से की वैल्यूएशन होता है जो कंपनी पब्लिक को दे चुकी होती है। ठीक है, और मेरे हिसाब से आप लोगों ने मार्केट कैप में 3 तरीके के मार्केट कैप के नाम सुने होंगे, नहीं सुने तो यहां कवर कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है लार्ज कैप, फिर आता है मिड कैप और फिर आता है स्मॉल कैप।
लार्ज कैप का मतलब है लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन, मिड कैप का मतलब है मीडियम मार्केट कैपिटलाइजेशन, स्मॉल कैप का मतलब है स्मॉल मार्केट कैपिटलाइजेशन। अच्छा, लार्ज कैप में कितनी कंपनियां आएंगी, मिड कैप में कौन सी कंपनी आएगी, स्मॉल कैप में कैसी कंपनियां आएंगी, ये कैसे डिसाइड किया? ये इन्होंने डिसाइड किया मार्केट कैप की डिसेंडिंग ऑर्डर में जो लिस्ट बनाई थी उसके अकॉर्डिंग, और उसमें रैंक वाइज। कैसे कि जो टॉप की 1 से लेके 100 रैंक की कंपनियां हैं इसको तो डाला गया लार्ज कैप में, फिर 101 से लेके 250 रैंक की जो कंपनियां हैं उसको डाला गया मिड कैप में, और 251 और उससे ऊपर की कंपनियां उनको डाला स्मॉल कैप में। ठीक है, तो लार्ज कैप में 1 से लेके 100 रैंक की कंपनियां आती हैं, मिड कैप में 101 से 250 और स्मॉल कैप में 251 और उसके ऊपर की कंपनियां आती हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर हम मार्केट कैप की बात कर ली हमने, अब मैं अगर आपको इंडेक्स की बात करूं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में आप सुना ही होगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी को हमेशा एक साथ बोला जाता है ना, बट बैंक निफ्टी और निफ्टी में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे? निफ्टी एक ब्रॉड लेवल का इंडेक्स है और बैंक निफ्टी एक सेक्टोरल लेवल का यानी सेक्टर लेवल का इंडेक्स है। अब क्या हुआ, फिर वापस से एक और इशू आने लगा, जैसे ओवरऑल मार्केट को जज करने में इशू आया तो उन्होंने ब्रॉड लेवल के इंडेक्स बनाए। फिर मान लेते हैं, मान लो आज मेरे को सिर्फ फार्मा सेक्टर देखना है कि फार्मा कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। अब फार्मा में मान लेते हैं 40 कंपनियां हैं, क्या मेरे लिए प्रैक्टिकल ये पॉसिबल है कि मैं 40 कंपनियों पे नजर रख के ये जज कर पाऊं कि ओवरऑल फार्मा पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नहीं है पॉसिबल। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आया सेक्टोरल इंडेक्स के साथ या सेक्टर वाइज इंडेक्स के साथ। सेक्टोरल इंडेक्स या सेक्टर वाइज इंडेक्स, जिसमें एनएससी बीएससी दोनों ने सेक्टोरल इंडेक्सेस लॉन्च करे। जैसे एनएससी वालों ने तो निफ्टी के नाम से ही लॉन्च करे, जैसे निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी बैंक जिसको हम बैंक निफ्टी के नाम से भी जानते हैं, निफ्टी मेटल, निफ्टी एफएमसीजी, ऑलमोस्ट ऐसे करके हर सेक्टर का एक सेक्टोरल इंडेक्स तो अवेलेबल ही है। ऐसी बीएससी वालों ने क्या किया, सेंसेक्स का जो नाम है वो ना जोड़ते हुए बीएससी के साथ उनका नाम रखा, जैसे बीएससी आईटी, बीएससी फार्मा, बीएससी बैंकेक्स चलता है वहां पे, बीएससी मेटल, बीएससी एफएमसीजी एंड एक्सेट्रा। तो अगर मुझे एक पर्टिकुलर सेक्टर को ट्रैक करना है तो मैं सेक्टोरल इंडेक्स का भी इस्तेमाल कर सकता हूं। ठीक है, ठीक है। तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले हमने समझा बिड प्राइस क्या होती है, आस्क प्राइस क्या होती है, करंट मार्केट प्राइस क्या होती है। फिर हमने समझा क्वांटिटी क्या है, फिर हमने समझा वॉल्यूम क्या है, टर्नओवर क्या है, टर्नओवर कैसे लगता है, अलग अलग तरीके के ट्रेडिंग चार्जेस कितने तरीके के लग रहे हैं, 7 तरीके के हमने समझे। उसके बाद हमने समझा इंट्राडे और डिलीवरी में फर्क क्या है। इंट्राडे में लॉन्ग भी किया जा सकता है, शॉर्ट भी किया जा सकता है, बट डिलीवरी में सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग किया जा सकता है। फिर हमने समझा इंडेक्सेस क्या है, ब्रॉड लेवल इंडेक्स क्या है, सेक्टोरल इंडेक्स क्या है। इंडेक्स को बनाया गया मार्केट कैप के बेस पे। मार्केट कैप क्या है और मार्केट कैप कितने तरीके के होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। कोई भी कंपनी लार्ज कैप में काउंट होगी तो किस बेसिस पे होगी वो हमने समझा। ठीक है, तो इसके बाद जो अगली टर्मिनोलॉजी है वो है सर्किट्स, है ना। अगली टर्मिनोलॉजी क्या है, सर्किट्स। देखो बेसिकली सर्किट्स हैं क्या, सर्किट्स एक तरीके से लिमिटेशन है किसी भी स्टॉक के मूवमेंट पे। मतलब ये एक तरीके से किसी भी शेयर का मूवमेंट का एक दायरा डिसाइड कर देना कि भाई ये शेयर आज ना 5% से ज्यादा बढ़ सकता है ना 5% से ज्यादा गिर सकता है। इस तरीके की लिमिटेशंस को हमारे मार्केट में बोला जाता है सर्किट्स। और इंडियन मार्केट में सर्किट की 4 कैटेगरी है, जिसमें सबसे पहले कैटेगरी आती है 2%, फिर आती है 5%, फिर आती है 10% और आखिर में आती है 20%। यूजुअली हर शेयर में जो सर्किट की कैटेगरी अलॉट की जाती है वो तो रहती है 10 या 20%।
बट 5 और 2% कब अलॉट की जाती है? जब किसी शेयर में सेबी को या रेगुलेटर्स को, एक्सचेंजेस को ऐसा लगता है कि इसके अंदर मैनिपुलेशन हो रहा है, तो उस मैनिपुलेशन की स्पीड को कम करने के लिए उसका सर्किट का दायरा चेंज करके 5% कर दिया जाता है। बट अगर उसके बाद भी शेयर नहीं मानता है तो फिर उसका सर्किट का दायरा 2% कर दिया जाता है ना। तो 4 तरीके की कैटेगरी है। अच्छा, ये जो सर्किट है ये काम करते कैसे हैं? तो देखिए, हमेशा सर्किट जब भी कैलकुलेट होंगे तो हमेशा प्रीवियस डे की क्लोजिंग पे कैलकुलेट होते हैं। मान लेते हैं XYZ करके कोई शेयर है जिसकी प्रीवियस डे की क्लोजिंग की अगर मैं बात करूं तो इसकी मान लेते हैं 700 है, और इस शेयर का जो सर्किट की कैटेगरी अलॉट है वो है 10%। अब याद रखना है NSE BSE पर जितनी भी कंपनियां हैं सबको एक ना एक सर्किट की कैटेगरी तो अलॉट की गई है, यानी की जाती है। अब मान लेते हैं सर्किट 10% है तो 10% कितना हो जाएगा 700 का 70, है ना। अब 700 में नेक्स्ट डे या तो वो शेयर 10% बढ़ सकता है मैक्सिमम, या तो गिर सकता है। इसका मतलब 70 पॉइंट या तो बढ़ सकता है या तो गिर सकता है, यानी मैक्सिमम ये शेयर नेक्स्ट डे 770 तक जा सकता है, गिरने पे आया तो 630 के नीचे नहीं गिर सकता, यानी ये इसका दायरा है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि 770 जाएगा ही या 630 जाएगा ही, ये इसका मैक्सिमम दायरा है। बढ़ेगा तो 10% बढ़ सकता है क्योंकि इसके सर्किट 10% का है, गिरेगा तो भी 10% तक मैक्सिमम गिर सकता है क्योंकि इसका सर्किट का दायरा 10% का है। अब यहां से अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक रेंज निकल के आ रही है जो कि है 630 से 770 की। ये जो रेंज होती है इसको बोला जाता है DPR, मतलब डेली प्राइस रेंज। क्या बोला जाता है? DPR, डेली प्राइस रेंज। इस DPR में ये जो 770 है इसको बोला जाता है अपर सर्किट, और जो ये 630 है इसको बोला जाता है लोअर सर्किट। ठीक है, तो इस तरीके से सर्किट्स काम करते हैं। हमेशा याद रखना, सर्किट हमेशा प्रीवियस डे की क्लोजिंग पे कैलकुलेट होते हैं, और क्लोजिंग जो है वो डेली चेंज हो सकती है, इसका मतलब सर्किट भी चेंज हो सकता है। अच्छा, क्या सर्किट की कैटेगरी डेली चेंज हो सकती है? नहीं, जब तक सेबी या रेगुलेटर्स को किसी भी शेयर में मैनिपुलेशन का शक नहीं होता तब तक उसके सर्किट की कैटेगरी चेंज नहीं की जाती है। ठीक है, इसके बाद एक चीज और समझ लो कि यार ये जो सर्किट्स हैं, जैसे मैंने बोला NSE BSE पर जितनी कंपनियां हैं सबको कोई ना कोई एक सर्किट की कैटेगरी अलॉट की गई है ना। अभी हमने स्टार्टिंग में एक चीज पढ़ी थी कि इक्विटी मार्केट 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें से सबसे पहला आता है आपका कैश या स्पॉट, फिर आता है फ्यूचर्स, और आखिर में आता है ऑप्शंस। ठीक है, अच्छा, ये जो कैश, फ्यूचर एंड ऑप्शन है, इसमें अभी जब मैंने ये बोला था कि NSE पे 2300 कंपनियां रजिस्टर्ड है, इसका मतलब ये था कि वो 2300 कंपनियां जो रजिस्टर्ड हैं वो कैश सेगमेंट में रजिस्टर्ड है। हर कंपनी फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर इस समय की बात करूं तो अराउंड 200 ऐसी कंपनियां हैं जो F&O सेगमेंट में भी ट्रेड करने के लिए अवेलेबल है, क्योंकि देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन है, कुछ पैरामीटर होते हैं। अगर कोई कंपनी वो पैरामीटर फुलफिल कर लेती है तो ही वो फ्यूचर एंड सेगमेंट में ट्रेड करने के लिए आती है, अवेलेबल होती है। तो देखा जाए तो सारी कंपनियां F&O में सेगमेंट में है नहीं। तो एक चीज याद रखना, अगर कोई कंपनी कैश में भी अवेलेबल है, फ्यूचर में भी अवेलेबल है और ऑप्शन सेगमेंट में भी अवेलेबल है, तो ऐसी कंपनी पे किसी प्रकार के सर्किट काम नहीं करते हैं। सर्किट की कैटेगरी जरूर अलॉट की जाएगी बट वो काम नहीं करेंगे, है ना। इसीलिए हम देखते हैं कि ऑप्शंस में 200% का मूवमेंट आ जाता है, या कोई F&O की कंपनी होती है तो 20% से ज्यादा बढ़ भी सकती है और गिर भी सकती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि F&O सेगमेंट में अगर कोई कंपनी है तो उस पर किसी भी प्रकार के सर्किट काम नहीं करते। इसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी है OHLC। OHLC, ठीक है, O का मतलब आता है ओपन। भाई मार्केट 9:15 पे ओपन होता है। मार्केट ओपन होते ही किसी भी कंपनी का जो पहला शेयर जिस भाव पे ट्रेड होता है वो होता है उसकी ओपनिंग प्राइस, जिसको हम ओपन बोलते हैं।
फिर H का मतलब होता है हाई, मतलब हाईएस्ट प्राइस जिस पे ट्रेड हुआ है। L का मतलब हो जाएगा लो, यानी जो लोएस्ट प्राइस है जिस पे वो ट्रेड हुआ है। और C का मतलब आ जाता है क्लोजिंग प्राइस या क्लोज। अब जनरली अगर लॉजिकली देखा जाए तो क्लोजिंग प्राइस क्या है भाई, 3:30 बजे जो शेयर आखिरी सबसे जिस भाव पे ट्रेड हुआ वो आपकी क्लोजिंग प्राइस होती है, बट ऐसा नहीं होता है ना। मैं एक लॉजिक बताता हूं, देखो क्या होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब भी हम कोई भी ट्रेड करते हैं तो हमारा ब्रोकर सबसे पहले हमसे ये पूछता है कि ये आप जो ट्रेड लगा रहे हो ये इंट्राडे माइंडसेट से लगा रहे हो कि डिलीवरी माइंडसेट से लगा रहे हो, है ना। तो इंट्राडे ट्रेड्स में क्या होता है, अगर आप कोई ट्रेड लगाते हो और उसको 3:15 तक स्क्वायर ऑफ नहीं करते हो खुद, तो ब्रोकर क्या करता है, उसको ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ मोड में डाल देता है, यानी ब्रोकर आपके बिहाफ पे उसको स्क्वायर ऑफ कर देता है। ये इंट्राडे का नियम है। अब आप सोच के देखो, इतने सारे ब्रोकर के पास इतने सारे क्लाइंट्स और इन क्लाइंट की इतनी सारी पोजीशंस, अगर 3:15 के बाद मार्केट के भाव से स्क्वायर ऑफ की जाएंगी, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं मार्केट में अनयूजुअल डिमांड सप्लाई क्रिएट होगी? जी हां। तो इस अनयूजुअल डिमांड सप्लाई को एडजस्ट करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, 3 बजे से 3:30 बजे का एक एवरेज निकाला जाता है और उस एवरेज प्राइस को क्लोजिंग प्राइस बोला जाता है। और यही एक रीजन है कि आप किसी भी शेयर की जब 3:30 बजे एक प्राइस देखते हो तो वो कुछ और होती है और ठीक 10 मिनट बाद उसकी प्राइस कुछ और बदल जाती है, क्योंकि 10 मिनट में उसका एवरेज अपडेट हो जाता है एज अ क्लोजिंग प्राइस। तो हमेशा याद रखना, किसी भी शेयर की क्लोजिंग प्राइस 3:30 बजे वाली नहीं होती, 3 से 3:30 बजे का एक एवरेज निकाला जाता है, वो क्लोजिंग प्राइस एज अ डिक्लेयर की जाती है। ठीक है, अब हमने इतनी सारी टर्मिनोलॉजीज पढ़ ली, अब हम इन टर्मिनोलॉजीज को एक बार ट्रैक करना सीख लेते हैं कि इन टर्मिनोलॉजीज को कैसे ट्रैक किया जाता है। हमने जितनी भी टर्मिनोलॉजीज को पढ़ा उन सभी को ट्रैक करने के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं मार्केट पल्स ऐप। मार्केट पल्स ऐप को जैसे ही हम ओपन करते हैं हमारे सामने एक विंडो ओपन होती है जिसको हम बोलते हैं मार्केट वॉच या वॉच लिस्ट। मार्केट वॉच या वॉच लिस्ट एक ऐसा एरिया होता है जहां पे हम हमारे फेवरेट शेयर को पिन कर सकते हैं। साथ ही साथ ऊपर देखेंगे आप डिफॉल्ट करके एक बटन आ रहा है, इस डिफॉल्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहले से प्री लोडेड 3 मार्केट वॉच दिखाई देगी, निफ्टी 50, NSE फ्यूचर, MCX फ्यूचर। हम निफ्टी 50 पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने निफ्टी 50 की प्री लोडेड मार्केट वॉच आ जाती है जहां पे निफ्टी के टोटल 50 शेयर लिस्टेड दिखाई देंगे। अब यहां से हम किसी भी एक रैंडम शेयर पे चले जाते हैं, जैसे टेकएम। जैसे ही मैं टेकएम पे क्लिक करूंगा टेकएम का चार्ट ओपन हो जाएगा और उसके ऊपर हेडर में वहां पे टेकएम का डेटा आएगा। अच्छा, इस डेटा को ध्यान से देखें तो टॉप लेफ्ट में आपको 2 प्राइजेस दिखाई देगी, 1298.40 और 1298.70। ये प्राइस है, पहली वाली जो है ये है बिड, सेकंड वाली है आस्क। इसके नीचे ब्रैकेट में कुछ नंबर दिए गए हैं जैसे 112, 62, जो फ्रीक्वेंट चेंज हो रहे हैं, ये है नंबर ऑफ शेयर्स। तो अभी अगर अपन कंडीशन देखें तो 20 शेयर 1298.50 पे बाइंग के लिए लगे, ऐसे ही 120 शेयर 1298.50 पे सेलिंग के लिए लगे थे। ठीक है, इसी से जस्ट पैरेलल अगर अपन लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो 1298.30 ब्लॉक लेटर में लिखा हुआ है, बोल्ड लेटर में व्हाइट कलर से लिखा है, ये होती है करंट मार्केट प्राइस या लास्ट ट्रेड प्राइस। उसी के साइड में अगर आप देखेंगे तो माइनस रेड में लिखा है 3.30, ये दर्शाता है कि कल की क्लोजिंग से अभी जो शेयर है वो कितना ऊपर या नीचे चल रहा है इन टर्म्स ऑफ पॉइंट, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज की बात करेंगे तो -0.25% चल रहा है। फिर उसी के नीचे आप देखेंगे टेकएम का आज का ओपन लिखा हुआ है 1292 और हाई लिखा हुआ है, लो लिखा हुआ है, क्लोज लिखा है, वॉल्यूम तक लिखा है। अच्छा, यहाँ पे साइड में एक वॉल्यूम लिखा है बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। बेसिकली ये वॉल्यूम कंपैरिजन दिया गया है कल के वॉल्यूम और आज के वॉल्यूम को लेके, कि कल जितना वॉल्यूम आया था उसमें से आज कितना वॉल्यूम कम आया है। तो अभी देखा जाए तो टेकएम में ऑलमोस्ट 59% का वॉल्यूम कम आया है। फिर साइड में ATP दिया गया है। ATP का मतलब होता है एवरेज ट्रेड प्राइस। सुबह 9:15 के बाद से जितने भी शेयर ट्रेड होते हैं उन सारे ट्रेड शेयर्स का जो ट्रेडिंग ऑन एन एवरेज ट्रेडिंग प्राइस है वो यहाँ पे एज अ ATP मेंशन किया गया है। अब ऊपर आप टैब देखेंगे, एक की स्टैट करके एक टैब है, उस की स्टैट पे क्लिक करें। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो आपको वहां पे की इन्फो लिखा आ रहा होगा। यहाँ पे की स्टैट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे फर्दर इस स्टॉक से रिलेटेड डेटा आ गया हमारे सामने, जिसमें सबसे पहले है मार्केट कैप।
एकम का भी मार्केट कैप जो चल रहा है वो चल रहा है 1,27,000 करोड़ के अराउंड का मार्केट कैप है इसका। अच्छा, इसके नीचे जो पी रेशो, ईपीएस, डिविडेंड यील्ड और बीटा है, इसको भी हम इग्नोर करेंगे क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल एनालिसिस के सेशन में कवर होगा। साइड में ही अगर हम देखें तो 52 वीक हाई यानी ऑलमोस्ट एक साल का हाईएस्ट लेवल, 52 वीक लो यानी एक साल का लोएस्ट लेवल, आज का इसका अपर सर्किट और आज का इसका लोअर सर्किट भी मेंशन किया गया है।